नाज़रीन, इजराइल में एक सियासी भूचाल आ गया है। नफ्ताली बेनेट और याइर लापिड, ये नेतन्याहू के दो सबसे बड़े हरीफ हैं, राइवल्स हैं। अब ये एक हो गए हैं। दोनों साबिक प्राइम मिनिस्टर्स हैं। दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम है टुगेदर, यानी एक साथ। लेपिड ने कहा है कि टू विन दिस इलेक्शन द एंटायर इजरायली सेंटर मस्ट रैली बिहाइंड नफ्ताली बेनेट, यानी ये इलेक्शन जीतने के लिए पूरा जो सियासी हुजूम है इसराइल का, वो नफ्ताली बेनेट के पीछे आके खड़ा हो जाए। दोस्तों, अक्टूबर 2026 में इसराइल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। नेतन्याहू ये इलेक्शन हारने जा रहा है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस हैं और पोल्स भी इसको बैक कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। और भी अहम खबरें जो मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अब्बास अरागची ने जो आगे पीछे दौरे किए हैं वो कामयाब हो गए हैं। ईरान ने सिफारती महाज काफ़ी हद तक जीत लिया और इस पर भी बात होगी। और वो जो आदमी जिसने कल ट्रंप पे हमला करने की कोशिश की थी, उसके बारे में कुछ मजीद हैरत अंगेज मालूमात हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के अंदर क्या चल रहा है और नेतन्याहू के साथ क्या होने जा रहा है। देखिए, इन ममालिक में पोल्स होते हैं, पता चलता है कि इलेक्शन से पहले आवाम का रुझान किस तरफ है। N12 न्यूज़ सर्वे के मुताबिक, जो कि अप्रैल 23 को हुआ है, बिल्कुल रिसेंटली, नेतन्याहू को 25 सीटें, उसकी जो पार्टी है लिकुड, उसको 25 सीटें अलॉट हो सकती हैं। नफ्ताली बेनेट को 21 सीटें और लेपिड को, याइर लेपिड को 7 सीटें। लेकिन अब ये दोनों मिलकर एक छोटी पार्टीज को साथ मिला के 60 से ज़्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। नेतन्याहू की जो कोलिशन है, उसका जो इत्तेहाद है, उसकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो सिर्फ 50 सीटों पर टिकी हुई है। 61 सीटें चाहिए होंगी मेजॉरिटी के लिए। इलेक्शन अक्टूबर 2026 को होना है। नेतन्याहू जो पिछले 18 साल से प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, शायद ये आखिरी बार होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मुंह दिखेगा। आगाज करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये दोनों कौन है। नफ्ताली बेनेट 54 साल का आदमी है, फॉर्मर IDF कमांडो है, टेक मिलियनर है, राइट विंग है और 2021 और 22 में ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। याइर लापिड 62 साल का है, ये टीवी का न्यूज़ एंकर था इससे पहले, सेंट्रिस्ट व्यू रखता है और ये नफ्ताली बेनेट के बाद प्राइम मिनिस्टर आ रहा है 2022 में। यानी नफ्ताली जो जैसे हटा था तो थोड़ी देर के लिए ये भी आया था। इन दोनों ने पहले भी साथ मिलकर नेतन्याहू को हटाया था 2021 में। 12 साल की नेतन्याहू की जो सरकार थी वो टूट गई थी, लेकिन इनकी जो कोalition गवर्नमेंट थी वो सिर्फ 18 महीने चली थी। उसके बाद अरब पार्टी एक है जो कि मंसूर अब्बास की है, वो भी इसमें शामिल हो गई थी। कोalition जो है, इनका इत्तेहाद, वो गिर गया था और 2022 के आखिर में नेतन्याहू वापस आ गया था। अब क्या होने जा रहा है? अब दोनों एक हो गए हैं। नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि इसको घर भेजा जाए। किसको? नेतन्याहू को। लेपिड ने एक एग्जाम्पल दिया था हंगरी का। वो कहता है द ऑपोजिशंस विक्ट्री ब्रोक ऑल द पोल्स, इट वाज मच बिगर देन एनीवन एक्सपेक्टेड, इट हैपेंड बिकॉज पीपल बिलीव्ड चेंज वाज पॉसिबल। अच्छा, हंगरी में क्या था? हंगरी में भी एक अमरीकी नवाज प्राइम मिनिस्टर था जिसको कई सालों के बाद ऑपोजिशन ने मिलकर हटाया। तो अब इजराइल की ऑपोजिशन सोच रही है कि एग्जैक्टली यही काम इजराइल के अंदर किया जाए। अब नेतन्याहू कितना कमजोर हो गया है, ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ साबित करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये 7 अक्टूबर 2023 जो हमास का हमला था, उसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। नेतन्याहू की सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स खराब हुए थे। लोगों ने कहा कि ये मुल्क को संभाल नहीं पाया। फिर यही नफ्ताली बेनेट और लेपिड जो है, इनकी ऑपोजिशन बड़ी मजबूत हो गई थी। अब ये 7 अक्टूबर की इंक्वायरी कमीशन की डिमांड कर रहे हैं कि इस पे इंक्वायरी कमीशन बैठनी चाहिए और अगर ये पावर में आ गए तो अलबत्ता ये तहकीकात भी करवाएंगे। दूसरा, ईरान की जंग नेतन्याहू के अंडर शुरू हुई है और इसको अब एक डिजास्टर कहा जा रहा है। तीसरा, हेरेडी कंस्पायरेशन इशू। ये है क्या? ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं इसराइल के अंदर, जो वो यहूदी जो दीन की तालीम, अपने मज़हब की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, उनको जो एक मैंडेटरी सर्विस, लाजमी सर्विस है कि आपने, हर इजरायली नौजवान ने 2 साल आर्मी में गुजारने हैं, ये वहाँ पे ज़रूरी होता है। ये वाले ज्यूज़ होते हैं, जो कट्टर ज्यूज़ होते हैं, इनको माफ़ी होती है।
इसको लेकर के इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि बेसिकली ये रूल जो है इसको चेंज करने की बात हो रही है और नेतन्याहू कर नहीं रहा। ये दोनों है, बेनेट और नफ्ताली बेनेट और लैपिड, ये कह रहे हैं कि हम पावर में आते इसको तब्दील कर देंगे। इन मुल्लाओं, जो उनके मुल्ला हैं, उनको भी जाना पड़ेगा आर्मी में। चौथा, नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन ट्रायल चल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ा मामला है जिसकी तारीख पे तारीख डलवाता जा रहा है, सिर्फ जंग का बहाना करके। ये जंग रुकेगी और इसके ऊपर इतने संगीन चार्जेस हैं कि कहा जा रहा है कि ये अंदर भी जाएगा। अब मैं आपको देता हूं दूसरी खबर। ये तो हो गया इजराइल के हवाले से, नेतन्याहू पर कितना दबाव है और वो किस हद तक जो है वो कमज़ोर हो चुका हुआ है। हो सकता है कि वो दोबारा कोई जंग शुरू करे अपने आप को ताकत में रखने के लिए। खैर, अब आते हैं WHCD शूटर के हवाले से। ट्रंप पे जिसने हमला किया था, या यूं कह लें कि उस फंक्शन पे जिसने हमला किया था जहां पे ट्रंप मौजूद था, ठीक है जी। फॉक्स न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, फॉक्स न्यूज़ के हत्थे चढ़ गया है इसका मंशूर। अब ये क्या करते हैं, जो इस तरह के हमलावर होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना मंशूर भी बना के रखते हैं, या फिर जब फॉल्स फ्लैग करना हो तो आपको पता है कि हमलावरों के जेब से ID कार्ड भी निकल आता है, पासपोर्ट भी निकल आता है, यहाँ पे मंशूर भी निकल आया। खैर, फॉक्स न्यूज़ ने कहा है द शूटर्स मैनिफेस्टो सेड ही वांटेड टू टारगेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स, यानी उसका जो मंशूर है उसमें लिखा है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अफसरान को निशाना बनाना चाहता था। और आगे ये भी लिखा है, इन्वेस्टिगेशंस ने उसके सोशल मीडिया पर एंटी ट्रंप और एंटी क्रिश्चियन बातें बहुत देखी, यानी वो ट्रंप के भी खिलाफ था, ईसाइयों के भी खिलाफ था। उसकी फैमिली से बात हुई तो पता चलता है, कोल एलन की जो बहन है एरवियाना एलन, उसने कहा, उसने सीक्रेट सर्विस से बात की, उसने कहा कि उसका भाई बड़ी ही रेडिकल स्टेटमेंट्स दिया करता था, यानी बड़ी शिद्दत पसंद बयानात दिया करता था। वो कहता था कि कुछ करेगा दुनिया को बदलने के लिए। फिर उसने 2 हैंडगन्स खरीदी थी, 1 शॉटगन खरीदे थे, उसने टेक्निकल फायर आर्म्स खरीदे थे, अपने माँ बाप के घर पे उनकी इजाज़त के बगैर, उनके इल्म में लाए बगैर असलहा भी छुपाया था, और वो शूटिंग रेंजेस में जाके प्रैक्टिस भी करता था। दोस्तों, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो द वाइड अवेकन्स नाम के ग्रुप से भी वाबस्ता था, कैलिफोर्निया में नो किंग्स प्रोटेस्ट का हिस्सा भी था। उसने किया क्या दोस्तों, उसने बेसिकली, यानी जो उसके आगे जो लिखा गया है कि इस आदमी को उस पैरामीटर पे नहीं रोका गया। आप देखिए कि इतना कुछ ये कर रहा था, उसका जो सीक्रेट सर्विस है वो क्या कर रही थी, जो उनकी FBI है वो क्या कर रही थी। एक बात यहां तक बताया गया है कि इसका जो भाई है, एलन का भाई, उसने न्यू लंदन पुलिस डिपार्टमेंट को भी इत्तला की थी कि उसका भाई कुछ ऐसा वैसा करने जा रहा है। इसके बावजूद भी ये आदमी उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। पूरी ट्रंप इंतजामिया वहां पर बैठी हुई है, उस होटल लॉबी के उस फ्लोर पे पहुंच जाता है और 3 जगहों पे 3 सिक्योरिटी लेयर्स को क्रॉस करता है। उसके बाद उसके पास शॉटगन अच्छी खासी बड़ी बंदूक होती है, छुरियां हैं उसके पास, मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, कोई उसको पकड़ता नहीं, कोई उसको रोकता नहीं है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि ये स्टेज्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये हो रही है कि अगर आप विजुअल्स देखें, जिस वक्त ये फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू होती हैं और हॉल में भगदड़ मचती है, तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को पकड़ के लेके जाते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप वहीं बैठा होता है, उसे कोई नहीं लेके जा रहा। हालांकि प्रोटोकॉल ये है कि सब चाहे सब मर जाए। या आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली प्रोटोकॉल बता रहा हूं सीक्रेट सर्विस का, कि उस हॉल में मौजूद एक एक शख्स भले मर जाए, ट्रंप यानी प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट को सिक्योर किया जाता है, उसको वहां से जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन यहां पे विजुअल्स ये दिखा रहे हैं कि सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को ले जाया गया और ट्रंप वहीं बैठा हुआ था, उसे किसी ने कोई लेकर भी नहीं गया और ट्रंप बड़ा पुरसुकून बैठा हुआ था। दोस्तों, ये है सूरत हाल जो कि इस वक्त मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि जो शूटर है उसके हवाले से क्या अपडेट है। नाज़रीन, अब आते हैं ईरान की तरफ। यहां पर जो एशिया टाइम है उससे बड़ा शानदार एनालिसिस किया है। वो लिखता है द अमेरिकन्स आर निगोशिएटिंग विद ईरान यूजिंग द पोकर अप्रोच, अ गेम ऑफ हिडन कार्ड्स, ब्लफ्स एंड शॉर्ट टर्म बेट्स। अमेरिका जो है वो ईरान के साथ पोकर की तरह निगोशिएट कर रहा है। जो लोग पोकर खेलते हैं उनको पता होगा, छुपे हुए कार्ड्स, ब्लफ और शॉर्ट टर्म बेट्स मार रहा है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? वो लिखता है ईरान प्लेज अ डिफरेंट गेम।
ईरान बड़ी मुख्तलिफ गेम खेलता है, डीपली रूटेड इन देयर नेशनल साइकी, इनकी कौमी जहनीत का हिस्सा है ये गेम जो ईरान खेल रहा है। आगे वो लिखता है इन पर्शियन कुश्ती यानी रेसलिंग जो उनकी नेशनल गेम है, विक्ट्री कम्स नॉट फ्रॉम अ सिंगल नॉकआउट ब्लो बट फ्रॉम रिलेंटलेस लीवरेज, पोजिशनल अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रेशर वाइल स्लोली टर्निंग एन ओपोनेंट्स वेट अगेंस्ट देम। ईरान के अंदर आपको पता है कुश्ती जो है वो ईरान से आई है, वो हमारे यहाँ नहीं थी, ये ईरानी सकाफत का हिस्सा हमारे यहाँ बाद में आई थी, और लफ्ज़ भी कुश्ती ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं यहाँ पे जो जीत है कुश्ती के अंदर वो एक नॉकआउट पंच से नहीं होती, नहीं एक ही बड़ा मुक्का मारो, नहीं ऐसे नहीं होती, बल्कि वो क्या करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने आप को पोजीशन इस तरह करते हैं, दबाव इस तरह बढ़ाते हैं और दबाव सहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो मद्दे मुखालिफ है आपके वो अपने ही वजन के अंदर गिर के वो हार जाता है। और यही स्ट्रेटजी ईरान जो है वो अपना रहा है। ईरान की टीम क्या कर रही है, अब्बास अराक्ची जो है ये बेसिकली JCPOA के डेप्यूटी नेगोशिएटर थे, PhD इन पॉलिटिकल थॉट, ये भी एक नई PhD है कि सियासी सोच, हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में PhD होती है, वहाँ पॉलिटिकल थॉट में PhD हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से उसने किया। सालों से न्यूक्लियर जो है निगोशिएशंस ये आदमी कर रहा है। अमेरिका की टीम में कौन है, स्टीव विटकॉफ रियल एस्टेट डेवलपर, जैरेड कुशनर रियल एस्टेट का एक डीलर है और उसका दामाद है, और उस आदमी का आगे जो उसके जुमले हैं जैरेड कुशनर के, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, कि मैं तारीख में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता, ये आदमी है जो नेगोशिएट करे। JD वैंस, ये कौन था पता है आपको कौन था, ये पहले फौजी था, वेंचर कैपिटल में काम किया करता था, एक बैंक में काम किया करता था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। यानी ईरान की टीम देखे, इनकी टीम देखे। एशिया टाइम्स के मुताबिक अराक्ची गेव विटकॉफ रिपीटेड ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ द बेसिक स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन। इराकची ने जो विटकॉफ जो मुज़ाकरात, अब देखें ना ये लोग क्या मुज़ाकरात करेंगे, इराकची बैठ के समझाता था विटकॉफ को कि भाई ये जो न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन है ये कैसे होती है, तुम जो मेरे साथ मुज़ाकरात करने आए हो तुम्हें पता भी है न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन का, द डिफरेंस बिटवीन एन एनरिचमेंट फैसिलिटी एंड अ रिएक्टर। अच्छा ये भी बताना पड़ा जो अमेरिका की तरफ से निगोशिएट करने आ रहे हैं उनको अब्बास अराक्ची ने समझाया कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर में और एनरिचमेंट फैसिलिटी में फ़र्क होता है, इनको ये तक पता नहीं था, और फिर ये ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे नाजरीन। यानी ये कमाल का एनालिसिस किया है एशिया टाइम्स ने। आगे एक और एक्सपर्ट है, उसने एक और बड़ी मज़े की बात की है। एक एक्सपर्ट जो है वो दूसरे को बेसिक चीज़ें समझा रहा है। ये डिप्लोमेसी नहीं थी, ये तो ट्यूटोरियल था, ये तो ट्यूशन थी। अब अराक्ची जो है वो विटकॉफ को ट्यूशन दे रहे थे दोस्तों। अब इस वक्त अगर देखें आप असरे हाजिर में अराक्ची क्या कर रहा है, टाइमलाइन बताता हूँ। जुम्मे को पाकिस्तान आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनसे मुलाकात करते हैं, फॉर्मर नहीं फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात करते हैं। हफ्ते को पाकिस्तान से ओमान जाते हैं, सुल्तान हाशिम से मुलाकात करते हैं। संडे को ओमान से वापस इस्लामाबाद, और फिर अब वो मॉस्को जा रहे हैं, प्यूटन से मुलाकात होगी सेंट पीटर्सबर्ग में। ये आप समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये अलाइनमेंट हो रही है। ईरान अब अलाइनमेंट कर रहा है, वो सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल रहा है। ओमान में क्या होता है, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर है बदर अल बुसैदी, उन्होंने ट्विटर पे जाके लिखा, वो कहते हैं गुड डिस्कशन ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज विद ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अराक्ची। एज लिटोरल स्टेट्स वी रिकग्नाइज आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये इस पूरे जुमले में पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो पिन्हा है, वो छुपी हुई है। हॉर्मज पे अब्बास अराक्ची से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, और हमें आलमी जो मामला, आलमी जो कम्युनिटी है उसके लिए अपनी शेयर्ड जिम्मेदारी, मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास है। हॉर्मज का कंट्रोल ईरान और ओमान मिल के संभालेंगे। कामरान यूसुफ हैं, बड़े सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। वो कहते हैं कि ओमान विजिट का सबसे जो अहम ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हॉर्मज का जो फ्रेमवर्क है वो डिस्कस किया जाए, और ये अब ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म भी कर दिया है। और फ्रेमवर्क क्या है कि ईरान और ओमान मिलके हॉर्मज का कंट्रोल संभालेंगे। अगर डील होती है तो हॉर्मज ईरान और ओमान दोनों के कंट्रोल में होगा, टोल सिस्टम दोनों के हाथ में होगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंट किस्म का एनालिसिस है। डॉक्टर जरका हैं, उन्होंने एक्स पे ये एनालिसिस किया जो मैं कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं अराक्ची इज़ बैक इन इस्लामाबाद, ट्रम्प कैंसल्ड द फ्लाइट्स एंड डिक्लेयर्ड वी हैव ऑल द कार्ड्स, आई रीड दैट लेस एज कॉन्फिडेंस मोर एज क्यूरोग्राफी। अराक्ची इस्लामाबाद में वापस आई है, तब की बात है जब वापस इस्लामाबाद आए थे अराक्ची।
ट्रंप ने फ़्लाइट कैंसिल कर दी और कहा कि जितने भी मेरे नेगोशिएटर हैं वो नहीं जाएंगे और सारे कार्ड हमारे पास हैं। वो कहती हैं कि मैं इसको कॉन्फिडेंस के तौर, अमेरिका के कॉन्फिडेंस के तौर पे नहीं देख रही हूँ। इट्स नॉट अ कॉन्फिडेंस, ये नाटक है। कैसे समझाता हूँ। वो कहती हैं कि दिस इज़ व्हाट लेट स्टेज इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी लुक्स लाइक। पाकिस्तान मीडिएट्स, ओमान मीडिएट्स, टर्की कॉल्स वॉशिंगटन, चैनल्स डोंट मल्टीप्लाई व्हेन टॉक्स आर डेड, they multiply when both sides are feeling for a way out that doesn't look like retreat। जो आखिरी स्टेज पर जाके इनडायरेक्ट सफारतकारी का आगाज हुआ है वो ऐसी दिखती है जैसे अब हो रही है। पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, ओमान सालसी करवा रहा है, तुर्की वाशिंगटन को कॉल करता है। चैनल्स जो हैं, जब अगर कोई मुल्क हार रहा हो और डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही, जैसे कि अमेरिका कहता है कि जनाब हम किसी भी वक्त हमला कर देंगे, क्योंकि ट्रंप ने मजीद 3 दिन की डेडलाइन दे दी है ईरान को। ये भी एक बड़ी खबर है जो शायद आप लोगों के अब गोशगुजार करता चलूँ। 3 दिन की डेडलाइन दी। अगर तो डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही होती, अगर तो ईरान हार रहा होता, तो डिप्लोमेटिक चैनल जो हैं, जो मैंने बताए, ओमान है, तुर्की है, रूस है, ये ख़त्म हो रहे होते। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर जरका कह रही हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान था या ओमान था, अब रूस भी आ गया, अब तुर्की भी आ गया है। और होता यह कि दोनों पार्टीज जो हैं वो रास्ता ढूंढ रही हैं। अब रिट्रीट नहीं है, पसपाई नहीं हो रही यहाँ पे ईरान की, आगे बढ़ा जा रहा है दोस्तों। आगे वो कहती हैं अगर ट्रेजेक्ट्री यही रही तो एक खामोश किस्म की सेटलमेंट हो जाएगी। किस हवाले से? न्यूक्लियर एनरिचमेंट के हवाले से और हुर्मुज़ पे हवाले से, और अमेरिका को फेस सेविंग फार्मूला भी मिल जाएगा जिसमें वॉशिंगटन जीत का दावा करेगा और तेहरान सोवरेनिटी का, खुद मुख्तारी का, हम खुद मुख्तार हैं। कोई भी जो है वो इस डील में फंसेगा नहीं। और एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अगर आप इन मामलात को देखें तो ट्रंप की तोपें काफ़ी हद तक खामोश हो गई हैं। वो डेडलाइन दे रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी हरकत जो है ना वो आपको बड़ी सटल लगेगी। ईरान ऑन द अदर हैंड बड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिल गया है। ईरान को बहरे हुर्मुज़ मिल गई है और न्यूक्लियर इशू पे ईरान ने ये कह दिया है, ये भी एक लेटेस्ट खबर है कि न्यूक्लियर इशू, अब जो मुज़ाकरात होंगे उसमें न्यूक्लियर डिस्कस नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक चीज़ डिस्कस होगी कि जंग ख़त्म करो, जंग ख़त्म करो, उसके बाद फिर बात करेंगे। और इस पे अमेरिका का कोई जवाब नहीं आया है। अब आप नोट करें कि ये आपको क्या लग रहा है, अमेरिका को फेस सेविंग मिल रही है और बड़ी खामोशी से निकल रहा है, और यहाँ पे ईरान को जो है वो अथॉरिटी मिल रही है, सॉवरेनिटी मिल रही है। और अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है बॉल रूम वाला, उसने काफ़ी हद तक तवज्जो भी हटा दी। आप देखिए कल पूरा दिन, और बल्कि 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, ईरान के हवाले से बात नहीं हो रही। जितनी बात अमेरिका में जो हमला हुआ है, एक आदमी ने हमला किया, उस पर बात हो रही है। तो पूरे का पूरा सिनारियो बदल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक डॉक्टर जरका ने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, कमाल की। वो कहती है वॉच इस्लामाबाद एंड मस्कत, नॉट ट्रूथ सोशल। ट्रंप जितनी भी चीज़ें पोस्ट करता है, जो भी धमकियां देता है, जो भी दावे करता है, वो ट्रूथ सोशल एक वेबसाइट है, वहाँ जाकर देता है, ऐप है, सॉरी सोशल मीडिया ऐप है। वो कहती हैं कि अगर आपको सच जानना है ना तो इस्लामाबाद की तरफ देखो या मस्जिद की तरफ देखो, ट्रूथ सोशल मत देखो जहाँ पे ट्रंप है। ये बात, और ये हकीकत बात है कि इस वक्त जो है वो ट्रंप सिर्फ भबकियाँ मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा। असल जो मामला तय हो रहे हैं वो या इस्लामाबाद में हो रहे हैं या मस्कत में हो रहे हैं। अफसार आलम है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उन्होंने कन्फर्म किया कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर and Foreign Minister Ishaq Dar confirmed to me that Pakistan, from a facilitator between US and Iran, has become a mediator now due to situation। इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान पहले सहूलतकार था मुज़ाकरात में, अब वो मीडिएटर यानी सालिस बन चुका हुआ है मौजूदा हालात की वजह से। तो अराकची का जो स्केड्यूल है वो बता रहा है, कभी ओमान, कभी पाकिस्तान, कभी तुर्की, कभी अब रशिया, के इस वक्त सूरत, और फिर वहाँ से वापस वो पाकिस्तान भी आएंगे अगर उन्होंने डिसाइड किया तो। और ये भी बता दिया गया है कि अराकची को अब कंप्लीट मैंडेट भी मिल गया है ईरानी लीडरशिप की तरफ से, सुप्रीम लीडर की तरफ से, पासदारान की तरफ से, कि आप खुल के मुज़ाकरात करें। नाजरीन, ये है सूरत हाल इस वक्त। नाजरीन, अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और ईरान क्या कर रहा है, और वो जो शूटर था उसके बारे में जो नई अपडेट थी वो भी मैंने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया करें। जो कमेंट्स हैं आपके, वो सिर्फ कमेंट्स नहीं होते, वो तज्जिया होता है।
और आपका तजिया मैं अपनी वीडियोस में अक्सर जो मैं एनालिसिस देता हूं उसमें से कई ऐसे एनालिसिस हैं जो मैंने आपके कमेंट से अखज़ किए होते हैं। तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, मेरे लिए ये एक तरह से ईंधन का फ्यूल का काम करते हैं। दूसरा ये, अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो मैं फेसबुक पे लाइव आता हूं जहां पे लाइव कॉल्स लेता हूं। उसके लिए फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।